हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षा आरओ के हिंदी की प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आज प्रैक्टिस सेट 1 से शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 कि वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है ना। इन चारों में देखिए शुद्ध बताना है। तो आवाहन, स्वावलंबन, निरावलंब, आवाहन, तो इन चारों में जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि शुद्ध कौन सा है, यहाँ पे शुद्ध पूछ रहा है, तो ये जो आवाहन है यही शुद्ध है। बाकी ये ए, सी और बी, ये तीनों क्या है, गलत हैं। इन तीनों की जो वर्तनी होगी वो शुद्ध होगा। स्वावलंबन नहीं बल्कि स्वावलंबी होता है, ये स्वावलंबी होता है। और निरावलंब नहीं बल्कि निरालंब होता है। क्या होता है, ये निरालंब होता है। आइए प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध पूछ रहा है। कैलाश, तिरस्कार, पुरस्कार, परिशिष्ट, तो ये जो इसमें परिशिष्ट है यही अशुद्ध है। परिशिष्ट को ऐसे लिखा जाएगा, इसमें ठन होके ट होता है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी परिशिष्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। संन्यास, पूजनी, स्थायित्व, सामुद्रिक, तो इन चारों में देखिए जो पूजनी है इसको पूजनी लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा, इसकी शुद्ध वर्तनी पूजनी होगी, तो ये गलत हो गया। संन्यास को ऐसे लिखा जाएगा, ये हो गया संन्यास, तो ये भी गलत हो गया। स्थायित्व में ह्रस्व ई का मात्रा होगा, स्थायित्व ऐसे, तो ये भी गलत हो गया। तो जो बचा ये सामुद्रिक, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। तो यह कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है या संदेहवाचक वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो इन चारों में वह संतुष्ट थे इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की, तो यह क्या हो जाएगा, यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, है ना, कि दोनों इसमें से जो दो प्रधान उपवाक्य होते हैं और दोनों जो उपवाक्य होते हैं किसी संयोजक या अव्यय के माध्यम से जुड़े होते हैं। 5वें क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है कवियत्री, कवित्री, कवयित्री और कवित्री, तो इन चारों में जो शुद्ध है वो सी वाला कवयित्री बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। 6वें नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य है वह अनेकों बार बोला, मैं माँ को एक कार्ड लिखा, शरीर पर कोई अंग होते हैं, भारत की राजभाषा हिंदी है। तो इन चारों में जो शुद्ध वाक्य है वो है भारत की राजभाषा हिंदी है, ये बिल्कुल शुद्ध है। अब वह अनेकों बार बोला, इसको कैसे आप शुद्ध कर सकते हैं। तो वह अनेकों बार बोला नहीं बल्कि वह अनेक बार बोला, यहाँ अनेकों की जगह अनेक हो जाएगा, तो ये शुद्ध हो जाएगा। अब उसके बाद मैं माँ को एक कार्ड लिखा, तो मैं नहीं बल्कि मैंने हो जाएगा, है ना, मैंने माँ को एक कार्ड लिखा। शरीर पर कई अंग हैं, तो शरीर पर नहीं बल्कि शरीर में कई अंग हैं, इसका शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा। आइए 7वें नंबर पे चलते हैं। अकस्मात शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अचानक, अदृश्य, अभंज या अनिवार्य। तो अकस्मात का मतलब हो जाएगा आपका अचानक हो जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है ना। ओस, यहाँ पे ओस दिया हुआ है, ओस का समानार्थी शब्द नहीं है। तुहीन, फाका,
शबनम तुषार। देखिए तुहिन भी है ओस का पर्यायवाची, शबनम भी है, तुषार भी है, लेकिन जो फाका है यह ओस का पर्यायवाची नहीं है। बल्कि फाका का जो पर्यायवाची होता है उसको उपवास भी कहते हैं, है ना, कि आज फाका है ना, ये उपवास होता है। अनशन होता है, व्रत होता है, तो उपवास हो गया, अनशन हो गया, व्रत हो गया, ये सभी क्या है फाका के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है, है ना। वस्त्र है, आकाश है, कपास है, अध्याय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसमें से जो अध्याय है यह अंबर शब्द का अर्थ नहीं है, बल्कि इन तीनों में जो वस्त्र है वो वस्त्र का अर्थ भी अंबर होता है, आकाश का भी हो जाएगा अंबर, कपास का भी अंबर हो जाएगा। 10वें नंबर पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है ना। तो वैश्वानर ये है, अनल भी है, यहाँ रोहित दिया है, रोहित भी है, लेकिन अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत। आगे, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है ना। अरि, कुमार्गी, कुपात्र, सारंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरि, ये शत्रु का या दुश्मन का पर्यायवाची होता है। 12 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। शब्द है, अंधकार है, किरण है, रात है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंधकार, ये तिमिर का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा तम, तमिस्त्रा और अंधेरा भी होता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है। अलिंद, अलिनी, अनिल, अनल। तो इसमें जो अनिल है यह वायु या पवन का पर्यायवाची है। इसके अलावा वायु का पर्यायवाची में अनिल हो गया, समीर हो गया, हवा हो गया, वात हो गया, मारुत हो गया, पवन हो गया, बयार हो गया, ये सभी क्या हैं वायु के पर्यायवाची हैं। जबकि अनल के पर्यायवाची, अनल मतलब कि आग होता है, तो अग्नि हो गया, आग हो गया, पावक हो गया, हुतासन हो गया, वैश्वानर हो गया, जातवेद हो गया। और अलिंद, अलिंद मतलब कि एक तरीके से भौरा, तो इसका पर्यायवाची हो गया जैसे भ्रमर हो गया, सारंग हो गया, मधुप हो गया, सिरिमुख हो गया। आगे चलते हैं 14 नंबर पे। इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है ना। तो इसमें जो आग का पर्यायवाची है वो कौन सा हो जाएगा आपका, अनल हो जाएगा। 15 नंबर चलते हैं। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। व्योम, अवनी, नभ, अनंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो अवनी है ये धरती का पर्यायवाची या पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। बाकी व्योम, नभ और अनंत ये तीनों क्या है आकाश के पर्यायवाची है। और पूछा क्या है कि नहीं है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि पूछ रहा है कि नहीं है। अब उसके बाद पीयूष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। जीवित, अमृत, जहर, अमर। तो इन चारों में जो अमृत है ये पीयूष का पर्यायवाची है। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है ना। तो है, राम, बहुत या बहादुर। तो इन चारों में कौन सा होगा राइट आंसर कि राम बहुत बहादुर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राम। इसमें यह क्या है, राम क्या है विशेष्य है और बहादुर क्या है विशेषण है ना। तो बहादुर क्या है विशेषण है और राम क्या है विशेष्य। और ये बहुत लग गया तो बहुत इसमें क्या हो गया प्रविशेषण हो गया। अब उसके आगे चलते हैं। अच्छा, विशेष क्या होता है इसको देख लीजिए। विशेष क्या होता है, तो विशेष यानी कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को ही क्या कहेंगे विशेषण शब्द की
विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। जैसे बहुत हो गया तो ये क्या है, ये विशेषण की भी क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है, तो इसलिए बहुत क्या हो गया, इसमें प्रविशेषण हो गया। आगे चलते हैं, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम, कारक, विशेष या सार्वनामिक विशेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है। तो संज्ञाओं की संज्ञा कह रहा है तो इसमें ये क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। वह श्रेष्ठ उपासक है वाक्य में प्रयुक्त विशेष से कौन सा है, तो वह क्या है, सर्वनाम है। श्रेष्ठ उपासक है वाक्य में प्रयुक्त विशेष से कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपासक, है ना। और श्रेष्ठ क्या है, तो श्रेष्ठ तो ये प्रविशेषण हो गया ना, तो ये उपासक क्या है, इसकी इस वाक्य का विशेष से हो जाएगा। निम्न में से विशेषण शब्द है लाल, भारत, राम, लड़का। तो इन चारों में कौन सा विशेषण शब्द होगा, तो संज्ञा या सर्वनाम की बात कर रहा है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशेषण, चूँकि यहाँ पे विशेषण पूछा गया है तो भारत क्या है, संज्ञा है, लड़का क्या है, एक तरीके से ये भी संज्ञा है, राम भी संज्ञा है, लेकिन लाल क्या है, यह एक विशेष चीज़ है, तो यही इसका विशेषण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, मात्र, निपट, खर्च और चुपचाप। तो इसमें जो निपट है यह इसका विशेषण हो जाएगा। 22वें नंबर पर चलते हैं, दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। इसमें गुणवाचक विशेषण की बात करना है, तो गुणवाचक विशेषण ज्ञात करना है। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है, विद्यालय है या वृक्ष है या विशाल है या आम है। तो इसकी जो गुणवत्ता है वो किससे इंगित की जा रही है, यह इंगित की जा रही है विशाल पेड़ से। तो यही जो विशाल है यही इसकी गुणवत्ता होगी और यह गुणवाचक विशेषण होगा। सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक या संख्यावाचक। तो देखिए कमीज कैसा है, सफ़ेद है ना, तो सफ़ेद क्या है, इसका गुण है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के सवाल पर कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेष के अनुसार स्त्रीलिंग स्वतंत्र रहता है या पुल्लिंग लिंग के अनुसार। तो जो विशेषण का लिंग होगा वो सदैव विशेष के अनुसार होगा। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 4, 7, 5, 6। तो जो विशेषण होता है यह मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, है ना, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, गुणवाचक होता है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला क्या है, चौथा क्या है, सार्वनामिक है। तो यही 4 जो है कि विशेषण होते हैं। अब उसके बाद परिमाणवाचक के भी कई भेद हैं, है ना, और परिमाणवाचक के भी कई भेद हैं और सार्वनामिक के भी कई भेद हैं। जैसे परिमाणवाचक में निश्चित और अनिश्चित का जहाँ बोध होता हो, जैसे थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, अधिक हो गया, तो ये क्या है, परिमाणवाचक हो गया। और सार्वनामिक में तो मूल सार्वनामिक होता है और यौगिक सार्वनामिक होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 27 नंबर, इनमें से अपील शब्द क्या है, देशज, विदेशज, तद्भव या तत्सम। तो इसमें से जो अपील शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, आपका विदेशज हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विदेशज। यानी कि जो बाहर से आए हुए शब्द हैं, है ना, उन्हें विदेशज कहते हैं। और जो हिंदी के शब्द हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और जो अपने ही देश के शब्द हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। आइए देखते हैं 28 नंबर के सवाल पर, अलमारी किस भाषा का शब्द है। तो जो अलमारी है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है,
पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसके अलावा पुर्तगाली में तंबाकू है, वो भी पुर्तगाली है। बाल्टी है, ये भी पुर्तगाली हो जाएगा। साबुन जैसे हो गया। आलू है ना, आलू बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि आलू कौन सा शब्द है, तो आलू पुर्तगाली है। और चूँकि पुर्तगाल से आलू आया हुआ है भारत में, है ना, इससे भी आप याद कर सकते हैं। पादरी हो गया, कप्तान हो गया, ये सभी हो गए। अब आगे देखते हैं आर्द्रक। आर्द्रक का तद्भव क्या होगा, है ना। तो आर्द्रक क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव बताना है। तो इसका जो तद्भव हो जाएगा आर्द्रक का, वो क्या हो जाएगा, अदरक हो जाएगा, है ना। तो ये वाला अदरक, ये अदरक, है ना। अब इसके अलावा 30 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है। अंगरखा, है ना, यानी कि तत्सम है कि देशज है, विदेशज है कि तद्भव है। तो जो ये अंगरखा है वो जो है कि आपका तद्भव शब्द है। कौन शब्द है ये, तद्भव है। जबकि अंगरखा का तत्सम क्या होता है ना। इसको आप लोग कमेंट में बताइए, नहीं तो हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। आइए 31 नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। आठ, आम, आधा, अग्नि। कह रहा कि तद्भव नहीं है बल्कि तत्सम है ना। तो इन चारों में आपको तत्सम ढूंढना है। तो इन चारों में तत्सम कौन सा हो जाएगा, अग्नि जो है ये क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव आग होता है। जबकि आठ, आधा, आम, ये तीनों क्या है, तद्भव है। और आठ का तत्सम क्या होगा, आठ का तत्सम क्या होगा, अष्ट होता है ना। और आधा का तत्सम क्या होता है, अर्ध होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अष्ट हो गया, अष्ट मतलब 8, अर्ध मतलब आधा, और आम का मतलब क्या हो जाएगा आपका, आम्र हो जाएगा। आम का तद्भव आम्र हो गया। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव शब्द है। अकल, अकील, अकेला, कोई नहीं। इसमें से एकल, देखिए एकल का तद्भव पूछ रहा है, तो एकल का तद्भव क्या हो जाएगा, इन चारों में जो अकेला है वही जो है कि इसका तद्भव होगा। अब उसके बाद देखते हैं 33 नंबर के सवाल चलते हैं। अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो अज्ञान का तद्भव पूछा जा रहा है, अजाना, अनजान, अजान या अजाना। तो इन चारों में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अजान जो है, यह क्या है इसका, अज्ञान का तद्भव क्या है, अजान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। आक, आत, अंक, अंजलि। तो इन चारों में क्या पूछ रहा है, तत्सम यानी कि संस्कृत का शब्द पूछ रहा है। और हाँ देखिए, ये अर्धचंद्राकार बिंदी हो गया, ये अर्धचंद्राकार बिंदी, और ये अनुस्वार बिंदी हो गया, है ना। तो ये जो अनुस्वार होता है ये सदैव संस्कृत में प्रयोग होता है, और अर्धचंद्राकार जो है कि ये सदैव हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो हिंदी का मतलब ये तद्भव हो गया, ये क्या हो गया, तद्भव हो गया, और अर्धचंद्राकार क्या हो गया, तत्सम हो गया। लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप जहाँ पे अनुस्वार होता है वो भी तद्भव हो जाता है, लेकिन एक मोटे तौर पे आप लोग ऐसे इसकी पहचान कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। आक, आत, अंक, अंजलि। तो इन चारों में जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो अंक है ना, ये क्या है, तत्सम है, ये क्या है, तत्सम है। जबकि यह अंजलि में भी देखिए, अंजलि में भी जो कि अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये तद्भव है। यदि इसका आपको तत्सम बनाना होगा अंजलि का, है ना, तो कैसे बना सकते हैं, ये देखिए ऐसे। यदि यहीं अंजलि ऐसे लिख दिया जाए, यानी कि ल पर ह्रस्व ई हो जाएगा, तो ये तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अब इसके अलावा इसको ऐसे भी, अंजलि को ऐसे भी लिख सकते हैं, तत्सम वाले अंजलि को ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तत्सम हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी तत्सम है ना। लेकिन जहाँ पे
दीर्घ ई की मात्रा लगाए, इसलिए यह अंजलि जो है कि तद्भव हो गया। आगे बढ़ते हैं। अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? अनाड़ी का अनार्य, अन्यत्र, अट्टालिका, अन्यत्र। तो इन चारों में जो अनार्य है वही अनाड़ी का क्या है? तत्सम शब्द है। अब देखिए अट्टालिका क्या है? अट्टालिका का जो ये तत्सम है अट्टालिका, और इसका जो तद्भव होगा वो क्या हो जाएगा? अटारी हो जाएगा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अटारी हो जाएगा। और अन्यत्र ये भी क्या है? तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होगा? अनत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में निम्न में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? आलू, अंग्रेज, कैंची, कूली। तो अभी मैंने बताया कि जो आलू है ये क्या है? पुर्तगाली है ना? तो आलू क्या है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। जबकि जो अंग्रेज है यह अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है ना? और जो कैंची है, कैंची और कूली ये दोनों तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? खानाबदोश? जी नहीं, खानाबदोश का मतलब कि एक जगह खाना न खाना, घूम घूम के खाना खाना। आज यहाँ खा रहे हैं, कल कहीं और खा रहे हैं, यानी जो चरवाहे होते हैं वे खानाबदोश की जीवन यापन करते हैं। उपाहार, तो ये उपाहार भी नहीं होगा। स्वल्पाहार ये भी नहीं होगा। जो पाथेय है यही रास्ते के लिए लिया गया भोजन क्या कहलाता है? पाथेय कहलाता है। अब 38 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्वार्थी, सहायक, पुण्यात्मा, हितैषी। तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को निस्वार्थी कहते हैं, है ना? और सहायता करने वाले को सहायक कहते हैं, और भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। तो सहायक का मतलब जो सहायता करता है वो सहायक हो गया, और जो आपकी भलाई चाहता है वो आपका हितैषी हो गया। आगे देखते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? कुमारी सूत, कन्या पुत्र, अवैध पुत्र या कानीन। तो ये देखिए सवाल बहुत ही अच्छा है। इसमें अधिकतर लोग कन्या पुत्र करते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसको हम कानीन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानीन हो जाएगा। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानीन हो जाएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। अब उसके अलावा 40 नंबर देखते हैं। जिसके आने की तिथि न हो वाक्यांश के लिए क्या कहते हैं? तो इसी को हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। तो जिसके आने की तिथि न हो उसको हम अतिथि कहते हैं। अब विस्थापित का क्या मतलब हो? यानी कि जिसको अपने स्थान से हटा दिया गया हो तो वो विस्थापित हो गया, है ना? आगे चलते हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। तो अंडे से जो जन्म लेगा उसे हम अंडज कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडज कहेंगे, है ना? अब उसके आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो जिसे वचन के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? अनुकरणीय, अलौकिक, अनिर्वचनीय या अनिवार्य। तो इन चारों में जो राइट आंसर होगा अनिर्वचनीय ही होगा। तो यानी कि जिसे वचन के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता है ना? जो सबके आगे रहता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। अग्रिम होगा या अग्रज हो गया, अग्रगण्य हो गया या अग्रणी होगा। तो इन चारों में क्या कह रहा है? जो सबके आगे रहता हो। तो जो सबके आगे रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रणी कहते हैं। अब अग्रज का मतलब जो पहले जन्मा है ना? जो पहले जन्मा है उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं।
जो पहले जन्मा, जो पहले जन्मा है उसे अग्रज कहते हैं। और अग्रणी का मतलब जो सबके आगे रहता है। अब अग्रिम का मतलब क्या होगा इसमें? अग्रिम का मतलब आगे आने वाला, है ना। अग्रिम का मतलब आगे आने वाला, आगे आने वाला, इसे क्या कहेंगे? अग्रिम कहेंगे। अब आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि अग्रिम और अग्रणी। अग्रणी का मतलब जो सबके आगे रहता है। जैसे मान लेते हैं कि 4 लड़के दौड़ रहे हैं, तो 4 लड़कों मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित है, ये क्या, यहाँ पे ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब मान लेते हैं फिलहाल में ये लोग दौड़ रहे हैं और इस समय ए जो है सबसे आगे है, तो जो सबसे आगे है तो ये ए क्या हो गया? इस समय अग्रणी हो गया। क्या हो गया? ए क्या हो गया? इसमें अग्रणी हो गया। लेकिन लक्ष्य पाते पाते बी वाले ने तेजी से दौड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और यह जो है कि सबसे आगे हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि यह सर्वप्रथम सबसे पहले पहुंच गया, तो ये बी क्या हो गया? अब ये बी ही इसका अग्रिम हो जाएगा। यहाँ से बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो देखने योग्य न हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। अवर्णीय, अप्रत्यक्ष, अदर्शनीय, अदृश्य। तो इन चारों में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अदर्शनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदर्शनीय, यानी कि जो देखने योग्य न हो वो अदर्शनीय हो जाएगा। और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है वह अवर्णनीय हो जाएगा। और जो दिखाई न दे उसे अप्रत्यक्ष कहेंगे। और जो वस्तु हमारी आँखों से दिखाई न दे उसे क्या कहेंगे? अदृश्य कहेंगे। देखिए ये दोनों को ध्यान रखिए। अप्रत्यक्ष का मतलब जो दिखाई न दे वो अप्रत्यक्ष, और जो हमारी आँखों से दिखाई न दे वह अदृश्य हो जाएगा। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय हो गया। अदर्शनीय का मतलब जिसका दर्शन न हो, यानी कि जो देखने योग्य ही न हो। आगे बढ़ते हैं। जिसका जन्म बाद में हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जिसका जन्म बाद में होगा उससे हम क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे। और जिसका जन्म पहले हुआ है उसे हम अग्रज कहेंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुज हो जाएगा। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे दिया है अन्य मनस्क। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए हैं विकल्पों में से चुनिए। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, किसी और स्थान पर जो पहले न हुआ हो, जो नया न हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे क्या कहेंगे? अन्य मनस्क कहेंगे। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मनुष्य स्वभावतः अकेलापन पसंद नहीं करता। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। मनुष्यता मनुष्य की अमूल्य निधि है। तो इन चारों में क्या कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो इन चारों में अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? वो आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। यही इसका जो है कि अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए, है ना। देश में सर्वस्व शांति होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने पुस्तक पढ़ा, राम के अनेकों नाम हैं। मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है। तो इन चारों में शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है। मैंने पुस्तक पढ़ा, क्या ये शुद्ध है? जी नहीं, ये शुद्ध नहीं है। मैंने पुस्तक पढ़ी, ये शुद्ध हो जाएगा। राम के अनेकों नाम हैं, जी नहीं, बल्कि राम के अनेक नाम हैं, है ना।
तो मैंने पुस्तक पढ़ी, यही इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैंने पुस्तक पढ़ी। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो दही पुल्लिंग लिंग है तो दही खट्टा है, यही इसका शुद्ध वाक्य है। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, मोटा सा आदमी आया है, आपकी चरित्र अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई है। तो लिंग की दृष्टि से बताना है कि इन चारों में कौन सा सही है। तो आपकी चरित्र नहीं, सॉरी क्या कर रहा है, क्या अशुद्ध है, देखिए यहाँ पे अशुद्ध बताना है, अशुद्ध की बात किया है। मोटा सा आदमी आया है, ये सही है। तुम्हारी जेब खाली है, ये भी शुद्ध है। उसकी कलम खो गई, ये भी शुद्ध है। लेकिन आपकी चरित्र अच्छी है, यह अशुद्ध है लिंग की दृष्टि से, बल्कि आपकी चरित्र अच्छी है नहीं, बल्कि अच्छा है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जब भी आप कहेंगे तो उनको ये आप यही कहेंगे कि आपका चरित्र अच्छा है, न कि कहेंगे कि आपकी चरित्र अच्छी है। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते हैं, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो सभ्य व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करते, तो सभ्य का विलोम कह रहा है, तो सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? ये तो असभ्य ही इसका विलोम हो जाएगा, सभ्य का विलोम असभ्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विलोम शब्दों का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अपना का पराया, अपना पराया, आस्था अनास्था, आकाश पाताल, अग्नि आग, है ना। तो इनमें से कह रहा है कि विलोम शब्दों का निम्न से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे विलोम पूछा जा रहा है ना। तो अपना का पराया सही है, आस्था का नास्था सही है, आकाश का पाताल सही है। लेकिन अग्नि और आग ये दोनों दिया है, तो अग्नि आग ये दोनों एक दूसरे क्या हैं? पर्यायवाची है। क्या है? पर्यायवाची है। तो यही इसका जो है कि युग्म सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वगामी, क्या दिया है यहाँ पर? ऊर्ध्वगामी का विलोम, ऊर्ध्वगामी का विलोम, अधोगामी, विमुख, अधम, उदयाचल। तो इन चारों में जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊर्ध्वगामी का अधोगामी हो जाएगा। ऊर्ध्वगामी का विलोम क्या हो जाएगा? अधोगामी हो जाएगा। जबकि विमुख का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मुख। सम्मुख है विलोम का। उदयाचल का अस्ताचल होगा। इसका क्या होता है? अस्ताचल होता है। उदयाचल का अस्ताचल होता है। और अधम का क्या होता है? अधम का विलोम उत्तम होता है। क्या होता है? उत्तम होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है ना। विलोम शब्द किसका पूछा है? क्रुद्ध का। क्रोधित, शांत, अक्सर, अधिक। तो इन चारों में जो सही आंसर हो जाएगा, क्रुद्ध का जो विलोम होगा वो शांत हो जाएगा, है ना। अधिक का विलोम न्यून होता है, अक्सर का विलोम कभी कभी होता है, अक्रोधित का विलोम क्या हो जाएगा? शांति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द स्याह का विलोम है? स्याह, है ना। डूबना, अप्रकट, परोक्ष या सफ़ेद। तो स्याह का मतलब ही क्या अर्थ होता है? स्याह का मतलब या स्याह का अर्थ काला होता है, और काला का विलोम क्या होगा? सफ़ेद हो जाएगा, है ना। और अप्रकट का, इनका विलोम बताइए। अप्रकट का आसान है, प्रकट हो जाएगा। डूबना का विलोम क्या हो जाएगा? तैरना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तैरना हो जाएगा। अब परोक्ष का क्या हो जाएगा? परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है? देखिए वृष्टि ये क्या है? वृष्टि शब्द तत्सम है। वृष्टि क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? वर्षा। वर्षा क्या है? तद्भव। या बारिश कह सकते हैं, बारिश भी कह सकते हैं। ये वर्षा या बारिश ये वृष्टि के तत्सम है।
अति का मतलब अधिक हो गया, तो अतिवृष्टि का विलोम कर रहा है, यानी कि अत्यधिक वर्षा का विलोम क्या हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, अनावृष्टि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है। हिंसा का विलोम क्या हो जाएगा इन चारों में, बहुत आसान, अहिंसा क्या है, हिंसा का विलोम है। निम्न में से कौन सा शब्द आरोह का विलोम है, आरोह का विलोम है ना, प्ररोह, अवरोह, समारोह, निर्मोह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरोह का जो विलोम होगा अवरोह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवरोह हो जाएगा। हाँ, आज के इस सेशन में या इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट में कुल 60 क्वेश्चन होंगे और ARO के परीक्षा में हिंदी के 60 क्वेश्चन देने भी है। यदि उन 60 में यदि आप 58, 57, 56 तक कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया कर ले रहे हैं। उसके बाद GS बचेगा। तो हिंदी जितना बढ़िया कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा आपके परीक्षा की दृष्टि से, है ना। और चूँकि ये आसान भी है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें 5 से 6 टॉपिक पूछना है, जिसमें विलोम होगा, है ना, वर्तनी होगा, वाक्यांश होगा, अनेकार्थी शब्द होगा, पर्यायवाची होगा, यही सब चीज़ें पूछना है। 5-5, 6-6 क्वेश्चन पूछना है, या मान के लिए 10-10 क्वेश्चन पूछेगा, 6 टॉपिक से 60 क्वेश्चन। 59 नंबर पर देखते हैं, अल्प का विलोम शब्द क्या है, ज्ञान, कल्प, स्वल्प, अति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अल्प का विलोम क्या हो जाएगा, इसमें अति हो जाएगा, है ना। अल्प का विलोम अति हो जाएगा। ज्ञान का तो अज्ञान होता है ना। हाँ, और आज के इस वीडियो सेशन में ये 60 नंबर क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। और पहली बार आप लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर आए हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुल इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ में कुल 10 प्रैक्टिस सेट हम हिंदी के हल कराएंगे। अब पर डे हल होगा, है ना, और उस पर कुछ न कुछ व्याख्या भी दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है ना। आसक्त का विलोम पूछ रहा है, अनासक्त, अधम, निरुत्साह और ये क्या दिया है, निमग्न, है ना। तो इन चारों में जो आसक्त का विलोम है वो अनासक्त हो जाएगा। इसके अलावा अधम का विलोम हम बताए ही थे इसके पहले। अधम का विलोम क्या होता है, उत्तम होता है। अधम का विलोम उत्तम। निरुत्साह का विलोम क्या होगा, निरुत्साह का विलोम, तो निरुत्साह का विलोम क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। अब उसके बाद निमग्न का विलोम क्या हो जाएगा, निमग्न। तो निमग्न का विलोम हो जाएगा आपका अमग्न हो जाएगा, अमग्न। अच्छा, निमग्न का मतलब क्या होता है कि जो जल में डूबा है उसी को हम निमग्न कहते हैं, है ना। तो निमग्न कहिए या अग्निमग्न कहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में यह कुल 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने हल किया। इसके बाद अगला जो है कि ठीक है, कल आप लोग को दूसरा प्रैक्टिस सेट का हल मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।